Good morning, students. In class PSC Part 1st, Zoology, Paper 3rd, Developmental Biology, myself Umesh. Today, we are going to discuss extra embryonic structure and chick embryo. यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की हम स्टडी करेंगे, जिसमें बेसिकली हम 4 आस्पेक्ट्स पे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल बी मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इन चिक एम्ब्रियो. सेकेंड वन, फॉर्मेशन ऑफ योग सैक एंड इट्स फेट, यानी इसका भविष्य क्या होगा, योग सैक जो बनता है. तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड सिरोसा. और लास्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ एलेंटॉइस. फर्स्टली वी विल सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या संरचनाएं हैं. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एम्ब्रियो की बॉडी फॉर्मेशन में कोई भी भाग नहीं लेते हैं. ये एम्ब्रियो के बाहर यानी एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और जो एक्टिविटीज़ में है वो न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें हेल्पफुल होती हैं. हमें जो टाइप स्टडी मेंबर दिया है वो चिक एम्ब्रियो दिया है और चिक एम्ब्रियो में 4 टाइप्स की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें योग सैक, एमनियन, कॉरियन और एलेंटॉइस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बेसिकली मिक्स्ड स्ट्रक्चर होती हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली 3 जो है जनन स्तरों की बनी होती हैं. इस डायग्राम में A1 में आपको इसमें जो एमनियन तथा कॉरियन है वो सोमेटोप्लूरल और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है और मीजोडर्म है, इनसे मिलकर बनी होती है. जिस तथा जो योग सैक है और एलेंटाइस है वो स्प्लेक्नोप्लूर और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और मीजोडर्म के फॉर्मेशन से बनती हैं. मुख्य रूप से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें फर्स्ट में अपन जो है योग सैक को कंसीडर करते हैं. योग सैक जो है वो फर्स्टली फॉर्म्ड होने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. योग सैक की फॉर्मेशन के समय जो कोरक बिंब है उसके भ्रूण बाह्य क्षेत्र से, यानी जो एम्ब्रियो का जो एक्सटर्नल क्षेत्र एरिया है और उसके सराउंडिंग एरिया जिसे एरिया ओपेका की स्प्लेक्नोप्लूरल यानी मीजोडर्म और एंडोडर्म के फ्यूजन से जो बनती है वो धीरे धीरे योग पर स्प्रेड होती जाती है, फैलती जाती है और इसके अधिकांश भाग को ये कवर कर लेती है. और कवर करने के बाद जो ये एक स्ट्रक्चर बनता है इसे ही हम योग सैक कहते हैं. योग सैक योग को पूरी तरह से कंप्लीटली कवर नहीं करता है. मैं इसे डायग्राम से आपको शो करता हूँ. कंप्लीटली कवर न करने के वनस्पत ये भ्रूण की जो इसकी अधर सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, वहाँ पर एक छोटा सा भाग जो है अनकवर्ड रहता है. आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिसके द्वारा इसमें जो बचा हुआ एल्बुमिन है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और इसी समय पर एरिया पेलिजुसा की जो एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्नोप्लूर है वो फोल्डेड होकर एम्ब्रियो के जो बॉडी है उसके इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करती है. इसे मैं नेक्स्ट डायग्राम से आपको शो करता हूँ, दिस वन. और इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन होते समय ये इंटेस्टाइन के जो है मिडगट और जो मिडगट का एरिया है वहाँ पर नीचे की ओर ये योग के अंदर अपनी ओपनिंग को लार्ज एरिया के रूप में रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, फॉर्मेशन के समय जो मिडगट है उसके
आगे की ओर जो फोरगट है तथा पीछे की ओर जो है वो हाइंडगट को कंटिन्यू करते हुए ये स्प्लेक्नोप्लूरल के जो है सबसिफेलिक और जो है सबकॉर्डल जो है फोल्ड हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और इन फोल्डेड की डेवलपमेंट से जो इंटेस्टाइन है उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग में जो है एरिया बढ़ता जाता है, और जो मिडगट है वो प्रेशर के कारण साइज के अंदर कंपैरेटिवली छोटी होती जाती है। आपको तीनों डायग्राम में ABC में दिख रहा है। जो मिडगट का एरिया है वो अर्लियर स्टेज के अंदर लार्ज था, परंतु जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय ये नैरो फॉर्म में एक नेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। और इस संकीर्ण भाग के कारण लास्ट में जो है मिडगट है वो पीतक कोश से यानी योग सेल से एक योग डक के द्वारा कंटिन्यूसली जुड़ी रहती है, और इसे हम योग स्टॉक भी कहते हैं। अब इस समय जो है ये जो योग डक है या स्टॉक है और वो योग सैक के अंदर जब खुलती है तो एक उल्टे फनल की फॉर्म के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है। इसे हम इस डायग्राम से भी देखते हैं। अब मिडगट और योग सैक के बीच का जो इनका एसोसिएशन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकिंग के कारण जो है वो नाभि आंत्रयोजनी धमनियाँ, जिसे हम ओम्फेलोमेसेंट्रिक वेटेलाइन आर्टरीज या नाभि आंत्रयोजनी शिराएं और नाभि आंत्रयोजनी धमनियाँ कहते हैं, आपस में परस्पर क्लोज हो जाती हैं। बेसिकली जो मिडगट है उसमें योग सैक एक दूसरे से जो ये पीतक वाहिनियां हैं उनके द्वारा जुड़ी रहती हैं, परंतु इस वाहिनी के द्वारा कभी भी जो योग है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है एम्ब्रियो के साथ उसकी इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो ये योग है उसका जो अवशोषण है वो बेसिकली पीतक कोश की जो एंडोडर्मल सेल की जो लाइनिंग है उनके द्वारा किया जाता है, जो कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ये सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं जो कि योग को डाइजेस्ट करके और जो पीतक रक्तवाहिनियाँ हैं वेटेलाइन ब्लड वेसल्स हैं उनके द्वारा ये भ्रूण को या एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए जो है सप्लाई कर दी जाती हैं। जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ योग सैक की जो एपिडर्मल जो लेयर है वो एरिया के अंदर जो है अंदर की ओर पेनिट्रेट होती हैं या गहराई में सिंक हो जाती हैं, और यहाँ पर ये मल्टीफोल्ड या ब्रांच फॉर्म के अंदर डेवलप होती हैं, जिसके कारण जो है ये इसका एडेप्टिव कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर की हेल्प से ये अपनी एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती हैं। अब जो ये योगसेक है उसके द्वारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो टाइम पीरियड है उसमें योग कंप्लीटली जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, परंतु हैचिंग के कुछ समय पूर्व ही जो योग सैक की एब्जॉर्प्शन से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो एम्ब्रियो की जो बॉडी कैविटी है उसकी जो 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 उसकी कवरिंग है उसमें योग सैक के एब्जॉर्प्शन से धीरे धीरे ये विलुप्त होते जाते हैं। अब हम जो हैं इस योग सैक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसके मेन फंक्शंस की बात करते हैं।
तो इसकी जो मेन फंक्शन है वो आप लोगों ने अब पढ़ा ही है, एडिप्टिव कैरेक्टर है, एब्जॉर्प्शन यानी नरिशमेंट करने के लिए होता है। तो पीतक कोशिका जो मुख्य कार्य है वो योग का अवशोषण करना है। इसका जो अंतःचर्मीय सेल का जो कवरिंग है वो स्पेसिफिक सेल्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफाइड होता है, जो कि योग को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट यानी घुलनशील बना देता है। और घुलनशील जो ये योग है इनका सेल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन कर कर पीतक वाहिनियों द्वारा जो डेवलप्ड एम्ब्रियो या फीटस है उसके नरिशमेंट के लिए वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार योग सैक का फॉर्मेशन होता है और योग सैक का ये फैट है कि ये जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसको नरिश करने में हेल्प करता है। अब हम एमनियन और कैरियन की स्टडी करते हैं। ओके, एमनियन और कैरियन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के फ्यूजन से बनती हैं और एम्ब्रियो के एक्सटर्नल जो एरिया है उसके उद्गम के समय ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं एक दूसरे से इतनी अधिक क्लोज्ड होती हैं कि इनका जब हम स्टडी करते हैं तो दोनों की स्टडी एक साथ ही करते हैं। हेची के जब 30 हावर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो लगभग एमनियन के फर्स्ट साइन जो हैं ओरिजिन होने के वो दिखने लगते हैं। इस समय योग में जो है कुछ रूप में जो ये आंशिक फॉर्म में यानी भ्रूण के जो हेड रीजन है उसके सामने एम्ब्रियो के सोमेटोप्लूरल के ऊपर ये थोड़ा सा अपवर्ड साइड के अंदर फोल्डेड हो जाता है। इस फोल्ड को ही एमनियन का हेड फोल्ड कहते हैं। इसे मैं आपको नीचे के डायग्राम से दिखाता हूँ। दिस वन एमनियन का हेड रीजन। इसमें सी डायग्राम के अंदर आपको नीचे एमनियन का जो है वो जो है ओरिजिन दिख रहा है और इस हेड फोल्ड को हम एमनियन हेड फोल्ड तथा सिफेलिक एमनियोटिक फोल्ड भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में जो है आर्च फॉर्म में या अर्धचंद्राकार वलय के फॉर्म में शीर्ष को यानी हेड को सामने से कवर्ड किए हुए होता है और इसकी जो डॉर्सल सरफेस से होते हुए पीछे की ओर ये ग्रोथ करता जाता है। हेड के ऊपर ये कंप्लीट आर्च को फॉर्म करता है और इसका जो हेड है उस पर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर की तरह अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। भ्रूण के इस हेड रीजन के अंदर जो ये डेवलपमेंट हुआ है इसे ही हम एमनियोटिक फोल्ड कहते हैं। और हेड फोल्ड की जो इसकी जो लेटरल साइड है उसमें लेटरल साइड को लेटरल एमनियोटिक फोल्ड फॉर्म करने वाले जो हैं रीजन्स होते हैं और ये लेटरल एमनियोटिक फोल्ड को बनाते हैं। ये जो फोल्ड्स हैं वो एम्ब्रियो की लेटरल डायरेक्शन के अंदर जो है डेवलप होकर एम्ब्रियो के ऊपर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और ये फ्यूजन जैसी एक अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार जो एम्ब्रियो का मैक्सिमम जो भाग है वो एमनियोटिक फोल्ड के द्वारा कवर्ड कर लिया जाता है। हैचिंग के थर्ड डे जो एम्ब्रियो की जो टेल रीजन है वहाँ पर भी जो है हेड फोल्ड की तरह ही एक नया जो है फोल्ड आपको सी डायग्राम में दिख रहा है, नया फोल्ड डेवलप होता है जिसे टेल फोल्ड ऑफ एमनियन कहते हैं या कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड भी कहते हैं। ये फोल्ड जो है पीछे की ओर अपनी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है और भ्रूण जो है एम्ब्रियो जो है उसकी बॉडी के पीछे की ओर डेवलप होते हुए ये दोनों जो फोल्ड हैं आगे भविष्य में फ्यूज़न को रिप्रेजेंट करते हैं।
इस सी डायग्राम में आपको ये दोनों फोल्ड्स का जो है वो जो है ग्रोथ, यानी जो टेल फोल्ड है और हेड फोल्ड है उसकी फॉर्मेशन, और साथ ही साथ वो भविष्य में आपस में एक दूसरे से फ्यूज होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखिए, जब ये जो दोनों जो फोल्ड्स हैं वो जब किसी एक पर्टिकुलर जब साइट पर ये दोनों एसोसिएट हो जाते हैं तो उस समय एक सीरो एमनियोटिक कनेक्शन या सीरम उल्ब संयोजनी जो है वो फॉर्म करते हैं, और इस स्थान पर जैसे एक वुंड होता है उस पर एक कवरिंग चढ़ जाती है, उसी प्रकार से एक स्क्वायर का फॉर्मेशन या एक कठोर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। हेड फोल्ड की जो है कंपैरेटिवली टेल फोल्ड जो होता है वो कम हाँ मतलब शॉर्ट होता है, कम लंबा होता है, क्योंकि जो हेड फोल्ड है उसके डेवलपमेंट के बाद इस जो है टेल फोल्ड का डेवलपमेंट होता है। इस कारण जो सीरो एमनियोटिक जो कनेक्शन है उसमें भ्रूण के मिडिल रीजन में नहीं बनकर ये बेसिकली अपनी जो है साइट को आगे मध्य भाग से पश्चिम भाग की ओर यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर भाग के बीच में स्थित रखता है। हेड फोल्ड और जो इसके लेटरल फोल्ड हैं उसमें टेल फोल्ड के आपस में संयोजन के परिणाम स्वरूप जो योक स्टॉक है उसको छोड़कर कंप्लीट भ्रूण के चारों ओर सोमेटोप्लूरल की जो है 2 लेयर के द्वारा वो कवर्ड हो जाता है। अब इसमें जो बाहर वाली जो लेयर है मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, अब इसमें जो बाहर इसकी जो कवरिंग है उस कवरिंग में जो बाहर वाली जो डर्म है उसे हम कॉरियन या सिरोसा कहते हैं, और इस परत के बाहर की ओर एक्टोडर्म तथा अंदर की ओर मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। सोमेटोप्लूर की जो एंडोडर्म है उसे हम एमनियन कहते हैं, और इसके बाहर की ओर मीजोडर्म और भीतर की ओर एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है। ये इसके अंदर बेसिकली जो है डिफरेंसेस हैं। एमनियन और भ्रूण के बीच की जो कैविटी है, जो गुहा है, उस गुहा को हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ये कैविटी कंप्लीटली एक्टोडर्म के द्वारा कवर्ड होती है और साथ ही इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसका भी एक एडेप्टिव फंक्शन है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। कॉरियन और एमनियन के जो बीच की कैविटी है उसे हम सीरम ओल्ब कैविटी या सीरो एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ये कंप्लीटली मेसोडर्म के द्वारा कवर्ड होती है। तो एक जो प्रीवियसली स्टडी किया है वो एक्टोडर्म के द्वारा कवर्ड थी और ये मेसोडर्म के द्वारा कवर्ड स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये जो कैविटी है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का ही पार्ट होती है और एम्ब्रियो की जो बॉडी कैविटी है उससे कंटिन्यूस या सतत रूप में रहती है। एलेंटॉइस की जो मेम्ब्रेन है इसे सीरो एमनियोटिक कैविटी के भीतर ही डेवलप होती हुई प्रतीत होती है। कैरियन जो कैरियोनिक जो मेम्ब्रेन या झिल्ली है वो एमनियोटिक के फॉर्मेशन के बाद भी डेवलप्ड होती रहती है कंटिन्यू, और कॉरियन की फॉर्मेशन करने वाले जो सोमेटोप्लूरल की जो लेयर है उसकी वृद्धि होने से कॉरियन जो है वो योग सैक तक अपनी अप्रोच को बना लेती है। इस कारण से एक आवरण का फॉर्मेशन होता है और कॉरियन जो फोल्ड है वो एल्बुमन सैक को भी अपनी तरफ से एक कवर्ड किए हुए रहता है। इस प्रकार जो कॉरियन और सिरोसा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं वो एम्ब्रियो तथा जो एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स उनको कम्प्लीटली घेरे रहती है। अब हम इसके फंक्शंस की जो हमने बीच में बात की है एडेप्टिव कैरेक्टर्स उसको देखते हैं। तो एमनियन के जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उसमें एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है
और इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये भ्रूण के चारों ओर एक जो है एक्वेटिक मीडियम को फॉर्म करता है। इस प्रकार जब भी एग भूमि के ऊपर या टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर रहता है तो उस प्रकार भ्रूण के विकास के समय एक जो मीडियम उसको प्रोवाइड करना है, लिक्विड मीडियम या एक्वेटिक मीडियम, वो उसे प्रोवाइड करता है। इस कारण से भ्रूण जो है सूखने से या ड्राई कंडीशन से और बचा रहता है। दूसरा इसका जो एडेप्टिव कैरेक्टर है उसमें एमनियोनिक जो फ्लूइड है वो जो एम्ब्रियो है उसको जो जिसमें बेसिकली स्केलेटन सिस्टम नहीं बना होता, उस भ्रूण को बाहर की जो शॉक्स हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, एज अ शॉकर की फॉर्म में अपना फंक्शन प्रेजेंट करता है। एमनियन जो या एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है का जो मेसोडर्मल एरिया है वह बेसिकली अरेखित पेशी तंतुओं से बना होता है, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो एम्ब्रियो है उसके एमनियोटिक टनल में धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन को हिलाता डुलाता रहता है या अपनी एक फिक्स पोजीशन से शिफ्ट होता रहता है। इस प्रकार हिलते रहने से जो भ्रूण का या जो भ्रूण की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उससे उसके साथ चिपकने का जो है वो खतरा नहीं रहता है। एमनियोटिक जो कैविटी है उसमें भ्रूण पर विपरीत प्रभाव भी बताया गया है। इसके अनुसार एमनियोटिक जो कैविटी है उसमें भ्रूण को अंडे की सतह से दूर कर इसी ऑक्सीजन का जो इसका जो स्रोत है उससे ये दूर हो जाता है। अब हम कॉरियन की जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं तो कॉरियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो सीरो एमनियोटिक गुहा में भरा तरल भ्रूण को अगेन जो है अतिरिक्त जो है वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कॉरियन की जो गुहा है वो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन को बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और ये कॉरियोनेटिक मेम्ब्रेन जो है वो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन से कॉन्जुगेशन के द्वारा कवच के नीचे या शैल के नीचे प्रसारित होकर एक्सटेंट होकर एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो सेल्यूलर में रेस्पायरेशन होना है वो उसकी ये साइट को उसके लिए एक स्थान को या प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है।